नमस्कार, बिग फाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। धामी सरकार के कार्यकाल को 2 साल पूरे हो चुके हैं, जिसे लेकर प्रदेश सरकार में खासा उत्साह है। लेकिन विपक्ष सरकार की उपलब्धियां मानने को तैयार नहीं है। क्या है उपलब्धियां और विपक्ष कहां बता रहा है कम? तो धामी सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है और सरकार आने वाले समय में क्या कुछ करने वाली है उसका विजन भी साफ किया हो। धर्मांतरण रोकने को लेकर कानून लेकर आई सरकार, दंगारोधी कानून, नकल विरोधी कानून, यूसीसी का कानून लेके आए, 30% महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरी में, तमाम उपलब्धियां हैं जो सरकार ने गिनाई है। लेकिन विपक्ष इसे नाकाफी बता रहा है, सरकार के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है। तमाम मेहमान भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से आशीष नौटियाल जी हमारे साथ वर्चुअली जुड़ गए हैं। इसके साथ ही दिगंबर नेगी जी हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, आप स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं। और देवचंद उत्तराखंडी जी यूकेडी प्रवक्ता हैं, आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। और राजेंद्र मिश्र जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। तमाम मेहमानों का हम बहुत स्वागत करते हैं। और देवचंद उत्तराखंडी जी, सबसे पहले आप स्टूडियो में पहुंचे, काफ़ी देर पहले ही पहुंच गए थे, तो सबसे पहला रिएक्शन मैं आप ही से लेना चाहूँगा। यूकेडी सरकार के 2 साल के कार्यकाल को किस रूप में देखती है? देखिए सर, मैं सबसे पहले अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ। आगे देख रहा हूँ, पीछे देख रहा हूँ, आगे देख रहा हूँ, पीछे देख रहा हूँ, हर जगह है नाकामी नाकामी। अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं। किस बात का ये धाकड़ धामी? आप इस बात से स्पष्ट हो गए होंगे कि विपक्ष से लेकर के और हमारी उत्तराखंड जो क्रांति दल है, वो वर्तमान सरकार के जो भी कार्य जो अपने थपथपा रहे हैं, हमें तो कहीं विकास नहीं दिखाई दे रहा और हम ज़्यादा खुश नहीं हैं। इनको सबसे पहले अगर हम इनकी कामयाबी, इनकी नाकामी भी बोले, इनकी तरफ से इनकी कामयाबी हो सकती है, लेकिन हम इनकी नाकामयाबी जो गिनाएं तो जोशीमठ में महिलाओं के साथ जो अपने गांव के अपने गुजर बसर के लिए जो कार्रवाई करती थी, उनके साथ जो अभद्र व्यवहार पर इनका कोई एक्शन नहीं। ये इनकी कामी है, ये इनकी नाकामी है, या इनकी कामयाबी है। अंकिता हत्याकांड में जो हत्याकांड हुआ, उसके आरोपियों को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, ये इनकी कामयाबी है या नाकामयाबी है, ये बताएं। हल्द्वानी में 2 गुटों के बीच इनके माध्यम से वहां पर जो झगड़ा होता है और उसको भी जो ये शांत करने में नाकामयाबी है अभी तक, उसको ये अपनी कामयाबी बताएंगे। बेरोजगार संघ को इन्होंने प्रताड़ित किया, बेरोजगारों का इन्होंने प्रताड़ना की, ये इनकी कामयाबी है या नाकामयाबी है। इसके बाद भू कानून और अपना जो सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 को लेकर के उत्तराखंड और तमाम पार्टियां, तमाम जनमानस जो विद्रोह कर रहा था, जो अपना मांगे रख रहा था, उनसे पुतला छीनकर जबरदस्ती उनको मतलब पुतला छीन लिया जाता है। ये इनकी कामयाबी है या नाकामयाबी है। उसके बाद अपने जो है अभी शिक्षा के लिए जो है, इससे पहले 2014 से पहले कम से कम 1.3% हमारा जो बेरोजगारी दर था, वही बेरोजगारी दर 2021-22 में जो था 8.3 के लगभग गया है। लेकिन अभी कुछ कमी आई है। और वो बेरोजगारी ये नहीं कि सरकारी आंकड़ों ने ठीक किया, वो तो स्वरोजगार और किसी उससे भी जो लोगों ने अपने आप किया, इनकी तरफ से कोई मदद नहीं है। वो अभी भी 5.3% है। तो 1.3 से लेकर जो 5.3 पर पहुंच गई है, ये इनकी कामयाबी है कि नाकामयाबी है। तो ये जो अपने 2 साल की कामयाबी गिना रहे हैं, ये कौन सी कामयाबी होगी? आप इसको भली भांति समझ सके, आपके माध्यम से बातें पता चल सकते हैं। बाकी जो रहे राष्ट्रीय मुद्दों पर हम पहले भी कई बार इनको बता दिए गए हैं। जो इनके घोषणा पत्र में 2014 में था, वो 2019 तक पूरा नहीं हुआ। जो 2019 में था, वो अब पूरा नहीं होगा। अब रही बात 2022 में, ये ताल ठोकते हैं कि हम भारी विजय से विजयी हुए हैं। जरूर हुए हैं सामने, लेकिन ये भूल गए हैं कि जब जनता का एक दिन पहले तक जो सर्वे था, वो कांग्रेस की तरफ था, अन्य पार्टियों की तरफ था। लेकिन वो कौन सी इनके पास में जो वो मशीन थी, जिस मशीन से विजयी घोषित हुए हैं, वो मशीन का आज तक ये क्यों नहीं विरोध करते हैं? जबकि तमाम जनता, पूरे भारतवर्ष के लोग, पूरे बुद्धिजीवी, जिनको बुद्धिजीवी बोलते हैं, जो वकालत सुप्रीम कोर्ट के लोग हैं, हाई कोर्ट के लोग हैं, ये ईवीएम मशीन को हटाने पे कर रहे हैं। इसको जो हटाने की ये बात नहीं करते हैं। तो इनकी कामयाबी क्या है? इनकी कामयाबी यही है कि हम छल बल से जो है तोड़ जोड़ करके जो पार्टी बनाते थे, वो हमारी काम। हाँ, इनकी कामयाबी एक जरूर हुई है कि जितने भी भ्रष्टाचारी, जब इनको पता लग जाता है ये भ्रष्टाचारी है, उसको अपने पाले में, उस टाइम तक जब वो दूसरी पार्टी में होते हैं, तो उनको ये ईडी
और सीबीआई और किसी तरह प्रताड़ित करते हैं, और जब ये अपने पास ले आते हैं तो इनके पास कौन सा वो पारस है जिससे ये उस लोहे को सोना बना देते हैं। उस टाइम क्यों नहीं इनकी जांच होती है। अभी ज़्यादा ना कहूँ, इनके जो वर्तमान कैबिनेट मंत्री हैं और सैनिक कल्याण मंत्री भी हैं गणेश जोशी जी, उन पे करोड़ों अरबों का जो है गमन है, उनका जो संपत्ति उन्होंने जोड़ दी है, उस पर कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं। क्यों? जो बीजेपी में होगा उस पर कुछ सीबीआई वगैरह नहीं होगी। डबल इंजन का सरकार इसलिए है कि वो जो जहां पर उनकी अपनी सरकार हो उनको जो है बचा लो। यहां पर और भी कामयाबियां नेशनल पे ले जाओ, चाहे राष्ट्रीय लेवल पे ले जाओ, चाहे अपना जो अपना राज्य लेवल पे ले जाओ, जहां भी इनके लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जहां भी इनके लोग अन्याय कर रहे हैं, उन पर कोई जांच नहीं, कोई उन पर न्याय नहीं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बस सिर्फ इनकी पार्टी से हटकर जो कोई काम करेगा उसके पीछे पुलिस प्रशासन है, न्याय व्यवस्था है, सब कुछ है। आप देख सकते हैं आज ये आलम है, आम लोग बीजेपी को क्वेश्चन पूछने से, सवाल पूछने से कतरा रहे हैं। उनको पता है क्यों अपने बच्चे पालने हैं, क्यों हम जाकर की जेल की हवा लें। आप ये तानाशाही, इतनी सरकार तानाशाही हो गई है कि आम जनजीवन चाहे जय जय इनकी करता रहेगा, लेकिन वोट के टाइम पे 2024 19 अप्रैल बहुत जल्द आ रहा है और इनका इस बात का सबक दिखाएगा, और तब इनको पता चलेगा कि हमारी नीति, हमारी जो थी वो किस प्रकार थी, और हम जो अपनी पीठ थपथपा रहे थे वो कहाँ सही और कहाँ गलत है। दिगंबर नेगी जी, जवाब दीजिए, आप क्या कुछ कहेंगे? सवाल क्या आपका? नहीं, सवाल ये है कि जो आरोप लगा रहे हैं जो विपक्षी दल के नेता, यूकेडी के नेता, और 2 साल का कार्यकाल जो पूरा हुआ है उसे आप किस रूप में देखते हैं, और इस एलिगेशन को किस रूप में देखते हैं जो ये देवचंद उत्तराखंडी जी लगा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी आज उत्तराखंड में सत्ता में है और केंद्र और सत्ता और प्रदेश की दोनों सत्ताएं आज भारतीय जनता पार्टी के पास है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक सत्तारूढ़ दल होने के कारण से राज्य के विकास के लिए पूर्णतः सजग, सतर्क और सक्रिय है। दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों ही प्रकार की योजनाओं पर धैर्यपूर्वक, गंभीरता से काम करती हुई उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार दिखाई देती है। पुष्कर सिंह धामी इस प्रदेश के युवाओं के हृदय सम्राट हैं और युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने के नाते से वो युवाओं के आकांक्षाओं, अभिलाषाओं और आवश्यकताओं को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। राज्य निर्माण और उससे पूर्व जब उत्तर प्रदेश में थे हम, तब से जो सरकारी नौकरियां होती थी उसमें विज्ञप्ति निकलती थी, परंतु नौकरी वर्षों वर्ष तक जो है परीक्षार्थी इंतजार करता रहता था। पेपर लीक होने की बहुत सारी घटनाएं हमने उत्तराखंड में भी देखी हैं। सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो ये किया कि भाई एक सख्त नकल विरोधी कानून ला करके जो ईमानदारी से मेहनत करने वाले जो परीक्षार्थी थे, जो लगन से पढ़ रहे थे, मेरिट में आने की पूरी उनकी कुव्वत थी, उनको बहुत पारदर्शिता के साथ मौका मिला और उनके 2 साल के कार्यकाल में 14,000 नियुक्तियां हुई हैं, जो कि एक कीर्तिमान है स्वयं में। उससे पहले 22 साल में केवल 6,500 के लगभग नियुक्तियां हुई थी। इसी प्रकार से उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनको रोजगार के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था धामी सरकार ने की है, और धामी सरकार के सामने कुछ चुनौतियां भी आई, जैसे कि जोशीमठ की आपदा आई, जो कि एक दिन में नहीं पनपी, वो वर्षानुवर्ष की प्रशासनिक नजरअंदाज का कारण था, प्रकृति का भी कुछ उसमें वो था। सिलक्यारा की सुरंग में 41 मजदूरों का फंसे रहना भी एक चुनौती थी। इन दोनों ही प्राकृतिक चुनौतियों को भी राज्य की पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने बहुत कुशलतापूर्वक सुलटाया, और
राज्य के विकास की जो गति है वो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से दिल्ली से देहरादून का जो ये कॉरिडोर बन रहा है, ये कितनी तेज़ गति से काम कर रहा है, जिससे कि दिल्ली और देहरादून की जो समय सीमा है वो घटने वाली है। 2-2.5 घंटे में हम जो है दिल्ली पहुंचने वाले हैं। पिथौरागढ़ जो एक बड़ी चुनौती था, सीमांत जिला है उत्तराखंड का, वहाँ पर पहली बार पुष्कर सिंह धामी की सरकार के नेतृत्व में दिल्ली पिथौरागढ़ हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड का गढ़वाल मंडल का हिस्सा चार धाम यात्रा के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ की आर्थिकी की जीवन रेखा है, और प्रधानमंत्री जी ने भी जिस प्रकार से इस क्षेत्र के लिए के विकास के लिए चार धाम सड़क परियोजना का निर्माण किया, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण हुआ है, वो सबके सामने दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कितना गति उसकी बढ़ी है, और जिसके कारण से राज्य में तीर्थ यात्रा एक मजबूत आर्थिकी का आधार बन करके इस प्रदेश की विकास में योगदान दे रहा है। इसके साथ ही जो बिल्कुल एक नवाचार जिसे कहेंगे, वह कुमाऊं मंडल का जो मानस खंड है, वहाँ के 48 मंदिरों का एक सर्किट बना करके उसका भी एक पूरा लेआउट गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया, जिसमें पहले चरण में उधम सिंह नगर से लेकर पिथौरागढ़ तक के 16 मंदिरों का चयन किया गया है, जिसके आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने 75 करोड़ की व्यवस्था की है, जिसमें से 25 करोड़ रुपए इन मंदिरों की रोड कनेक्टिविटी को, वहाँ पे रैन बसेरा बसाने के लिए, वहाँ पे साफ सुथरे शौचालय के लिए, पथ प्रकाश के लिए, पेयजल के लिए, जूता घर के लिए, रोड कनेक्टिविटी ठीक करने के लिए दिए हैं। और यहीं पर ही सरकार रुकती नहीं है। सरकार ने जिन जिन राज्यों से इस क्षेत्र में जो लोग आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे विवेकानंद का बहुत प्रभाव है, कुमाऊं मंडल में विवेकानंद जी का आना जाना चंपावत लखनऊ में रहा है, सब लोग जानते हैं इस बात को। तो पहली बार उत्तराखंड गवर्नमेंट ने IRCTC यानी रेलवे के साथ MOU साइन किया है खटीमा से कलकत्ता तक रेल चलाने के लिए, जिसमें जो बंगाली तीर्थ यात्री हैं वो इस क्षेत्र में सुगमता से आ सकते हैं। अगले चरण में गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य अन्य राज्यों के तीर्थ यात्री भी यहाँ के जो अनछुए मंदिर हैं जी, उसमें देवी के हैं, शिव के हैं, सिखों के मंदिर हैं, तो वो सब जो है वहाँ पे गुरुद्वारे हैं, उन सबको जो है इंटीग्रेट करते हुए मानस खंड परियोजना का निर्माण, जो कि उत्तराखंड की सरकार के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनकी दूरदर्शिता और उत्तराखंड के विकास के लिए उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, जो कि सैकड़ों वर्ष तक उत्तराखंड की जनता उनको इसके लिए याद करेगी। चलिए, आशीष नौटियाल जी, क्या कुछ आपका रिएक्शन है? कांग्रेस किस रूप में देखती है सरकार के 2 साल के अब तक के कार्यकाल को? देखिए, हमने एक बार त्रिवेंद्र जी का कार्यकाल भी देखा था, जब इन्होंने कहा 4 साल बेमिसाल, और उसके बाद अपनी मुख्यमंत्री को उठा के किनारे कर दिया। अब उनका नंबर आया काफी लंबे टाइम बाद। सेम इनकी स्थिति भी है, 2 साल बेमिसाल। ऐसा क्या कर दिया आपने जो बेमिसाल है? एक्चुअल में ये लोग इवेंट मैनेजमेंट करने के उस्ताद हैं, ये इवेंट करते हैं। आपने देखा होगा एक समय ऐसा आया था जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, और उस जन्मदिन में चला कि जन्मदिन में जो है शेर जो है चीता लेके आया, और वो चीता जब देश के अंदर आए, 17 चीते आए, उसका नाम रखा, उतर गया, ये चल रहा है, जंगल में छोड़ दिया। अब उसके बाद धीरे धीरे वो सब चीते मर गए, लेकिन अब नहीं आता कि चीता मर गया, चीता मर गया। जब चीता आया तो बड़ा इवेंट बनाया। तो ये इवेंट के लिए ही माहिर बने हैं ये लोग, इन्हें सिर्फ इवेंट करना है, अपनी पार्टी को बढ़ाना है, सिर्फ अपनी पार्टी आ जाए बस। एक गाना बड़ा इनके ऊपर सेटिक आता है, राम ना करे मेरे देश को कोई ऐसा नेता मिले जो
जो आप भी डूबे जनता को भी ले डूबे। ये वही लोग हैं जो जनता को ले डूबने वाले लोग। आपने देखा होगा किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का चंदा खाने का काम किया, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों को शर्म नहीं आती है, फिर खड़े होके बोलते हैं हम बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को आप लोगों ने जेल के अंदर बंद कर दिया। अरविंद केजरीवाल का गुनाह क्या है कि उसने 100-150 करोड़ के लगभग जो है घूस लेकर वो फायदा पहुंचाया शराब के जो व्यापारी है। आपने तो अरबों खरबों की घूस ले ली। आप बताएं सिलक्यारा जो टनल बन रहा है उस पर 56 करोड़ तो आपने उससे लिया। जिस समय देश हमारा कोरोना काल में था, हाहाकार मचा था, उस समय जो इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी है उसको पैसे देने की जरूरत थी, पर इन लोगों ने उस टाइम पे भी उससे पैसा लेने का काम किया, और पैसा लेके आपने उसका क्या लाभ दिया और जनता का क्या हित किया, ये सोचने विषय है। उस समय तो हमें चाहिए था कि इंजेक्शन मिल जाए, किस तरह इंजेक्शन मिल जाए, हम तड़प रहे थे, पर इन्होंने वहां भी एक काम किया। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, जब राजा ही बेईमान हो तो प्रजा तो बेईमान होगी, उसके नीचे वाले बेईमान होंगे। जब इनके दिल्ली में बैठे लोग बेईमान है तो उत्तराखंड कैसे सुरक्षित रह सकता है। डबल इंजन की बात करते थे, आज देश को लूट रहे हैं। डबल इंजन का फायदा सिर्फ ये होता है कि अगर आपका डबल इंजन है तो जो अंकिता हत्याकांड जैसा कांड 2 साल पहले हमारे राज्य के अंदर हुआ, उसके अंदर आपने जिस महिला को मारा गया, आपने जिसने मारा वो आपकी पार्टी का नेता है, आपने उसको पकड़ने के बजाय उसके सबूत मिटाने का काम किया। उसके माँ बाप को सिक्योरिटी देनी चाहिए थी, आपने उनको सिक्योरिटी दी। पुल की तारे को सिक्योरिटी के साथ लेके आ रहे हैं और माँ बाप बेचारे पैदल पैदल ऐसे खड़े किनारे पे। उनको कोई आज तक, वो उनकी माँ आईसीयू में भर्ती है, रो रही है कि न्याय चाहिए न्याय चाहिए, फिर न्याय कौन देगा। डबल इंजन की सरकार है, आपको न्याय नहीं मिल सकता। यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। युवा जब रोजगार मांगते हैं, आप युवाओं पर लाठी मारने का काम करते हैं। क्या दिक्कत थी अगर आपसे युवा मिलना चाहते थे? आप किसके मुख्यमंत्री हैं? आप कहते हैं आप मुख्यमंत्री हैं, राज्य के हित के लिए हैं, तो युवा जब आपके से मिलना चाहते थे तो आपने उनके ऊपर लाठियां चलवा दी। आपने खुद ही पत्थर फेंकवाए हैं, खुद ही दंगे करवाए हैं और लाठियां चलाने का आपने काम किया। युवाओं पे आपने लाठियां मारी हैं, उस दिन को हम कैसे भूल सकते हैं। आपने वादा किया था आप लोग जब सत्ता में आएंगे तो आप रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार का वादा देश के साथ है। अगर 2 करोड़ रोजगार देश के साथ है तो क्या 10-15 लाख भी रोजगार उत्तराखंड के से नहीं आता साल का? आपने क्या रोजगार दिया? 6,000 रोजगार देके बोलते हैं 2-2.5 साल में 6,000 रोजगार दिए और अपने तालियां बजा रहे हैं, कॉलर खड़े कर रहे हैं अपनी। आप देखें किस प्रकार से जो कोरोना काल में आपके नर्सिंग स्टाफ ने काम किया और जिनके लिए हमने तालियां थालियां बजाई, आपने उनको नर्सिंग स्टाफ से बाहर कर दिया। कितनी कमियां है नर्सिंग की, आज भी नर्सिंग स्टाफ की कितनी कमियां है अस्पतालों में जाके देखिए। अगर किसी का मरीज बीमार आता है तो उसको खुद ही स्ट्रेचर ढूंढ के लाना पड़ता है, वो भी टूटा हुआ स्ट्रेचर तक नहीं है आपके हॉस्पिटलों में, टूटे हुए स्ट्रेचर रख के बैठे हैं। खुद ही लेके आएगा, खुद ही अंदर ले जाएगा, खुद ही सब कार्रवाई करेगा, तो उसे खुद करना पड़ता है। पहाड़ों के अंदर महिलाएं दम तोड़ रही हैं, उनको व्यवस्था नहीं है, और बातें करते हैं हवाई जहाज हेलीकॉप्टर रख दिया आपने। आपने मरीजों को लाने के लिए हेलीकॉप्टर रख दिए, आपने मरीजों को लाने के लिए रखे, अपने वीआईपीओ को लाने के लिए रखे। उस हेलीकॉप्टर से कितने लोगों को आप ला रहे हैं? आज जरूरत जो आप अस्पताल बनाए ना, हेलीकॉप्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप हेलीकॉप्टर के नाम पे पैसा खाने का काम करते हैं। आपने महिला सुरक्षा नहीं कर पाए, आप नकल कराते हैं और नकल विरोधी कानून की बात करते हैं। नकल किसने कराई आप बताएं? नकल कराने वाला इनका हाकम सिंह, उसके जो गुरु हैं वो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। आप नकल कराने का काम करते हैं और उसके बाद नकल विरोधी कानून लाते हैं और हाकम सिंह को छोड़ देते हैं। जो कानून आप बनाते हैं उस कानून के तहत जो शिकायत करता है उसको ही जेल में बंद कर देते हैं। इतनी कमियां है आपकी, इस बात का बेमिसाल आपके ऊपर तो पूरी किताब लिख सकते हैं कि आपने क्या किया उत्तराखंड के साथ, कहाँ कहाँ छल किया, कितना छल किया। 1 घंटे की डिबेट तो हमारे कम है आपके लिए बोलने की। ठीक है आशीष नौटियाल जी। राजेंद्र बिष्ट जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका राजनीतिक चश्मा क्या कुछ देखता है 2 साल के कार्यकाल को? रोहित जी, मैं 2 साल के जो कार्यक्रम हैं और जो कार्यकाल रहा है, धामी 2 जिसे हम कहते हैं, इसको मैं अलग तरीके से एनालाइज करूँगा। हम इसको 3 में बांटेंगे। पहला चीज़ हम ये बांटेंगे कि धामी सरकार ने किस तरह से लीगली 2 साल में लीगली कैसे इसको अपग्रेड करा है। पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लीगली जो काम करा है वो यूसीसी कानून,
जो कि बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा था, और उसकी शुरुआत सबसे पहले उत्तराखंड से हुई। तो अपने आप में एक लीगल वे से कानून को लागू करना, वो एक उसके लिए बनाना और फिर उसको जो है राष्ट्रपति को भेजना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें जो है धामी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके साथ अगर आप ये देखें कि उसके अलावा जैसे धर्मांतरण कानून के बारे में बात करी, उसके बाद कुछ कानून जैसे नकल विरोधी कानून है वो कानून बनाया। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि जिस तरह से मतलब जो अवैध निर्माण थे और जिस तरह से जो सारी चीज़ें थी उसके ऊपर इन्होंने कानून बनाया कि हम जो है सरकारी ज़मीनों को किसी तरीके से जो है नहीं कर सकते। अब उसमें कितने ये सक्सेसफुल हुए बात अलग है, लेकिन लीगली अगर आप देखें कि लीगल एक इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जिससे जो है लोगों को काम करने में सहूलियत हो और एक जो है सब लोगों को समान अधिकार मिले, पहली बात। दूसरी बात, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में धामी साहब की अपनी एक उपलब्धि है। अब जहाँ तक हम ये बात कहते हैं कि नहीं सेंटर की एड से मिला, लेकिन जहाँ तक बात है सेंटर से भी अगर कोई चीज़ मतलब किसी स्टेट को मिलती है तो उस स्टेट का भी उसमें भागीदारी होती है, और मेन जो अल्टीमेट जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेट का होता है। जो जिस तरह से दिल्ली देहरादून की बात आप करते हैं, जो एक्सप्रेसवे बन रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से अगर आप ये देखें कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट को डेवलप करना, जो आपकी कनेक्टिविटी है, जो एयर कनेक्टिविटी है उसको मजबूत करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आप मानसखंड के बारे में जो बात करते हैं कि मानसखंड के बारे में बहुत बात हो रही है, वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है धामी सरकार का। क्योंकि जनरली अगर आप ये देखें जो हम रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं तो रिलीजियस टूरिज्म में आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ और 4 धाम जनरली आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है एक कुमाऊं जो एरिया में इतने सारे प्राचीन मंदिर हैं, उसको रिलीजियस टूरिज्म की मैप पे लाना, वो धामी सरकार ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा जो मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ, जिस तरह जमरानी बांध, ये सॉन्ग की हम बात करते हैं, ये जो बांधों के बारे में जो उन्होंने जिस तरह से उसको इम्प्लीमेंट कराया और उसमें काम कर रहे हैं, वो एक उनकी दूरदर्शिता को परिचय देता है। तो इस मामले में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर आप देखें कि उत्तराखंड में धामी सरकार ने बहुत सारी पहल करी है, और इसके अलावा भी जिस तरह से वो कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि जो रेल कनेक्टिविटी है, जो रोड कनेक्टिविटी है, अगर आप ये देखें कि जो डायरेक्ट बहुत सारे ऐसी ट्रेन हैं जो अभी उन्होंने जो है नई उसमें डाली हैं, तो उससे जो है बहुत सारा इम्पैक्ट जो है इकोनॉमिकली उत्तराखंड में आने वाला है। 2 वंदे भारत भी हैं। हाँ, वंदे भारत, वो तो सारी जो रेल कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करना अपने आप में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत बड़ा काम ही है। जहाँ तक बात अगर हम ये देखते हैं कि इसके अलावा जो धामी सरकार ने जो अगर आप ये देखें कि जो इकोनॉमिकली जो है इसको एक रिवाइव करने की कोशिश करी है, जिसमें अभी इन्होंने इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने यहाँ पे एक समिट करा था, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसमें जिस तरह के लोगों ने एक अपनी मतलब इंटरेस्ट दिखाया, वो इंटरेस्ट भी एक कहीं ना कहीं जो है, और जिस तरह उसमें से बहुत सारी जो है आप समझ लीजिए कि वो कुछ धरातल पे उतरा है और कुछ उतरने वाला है, वो अपने आप में एक आने वाले टाइम पे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काम करेगा। तो मुझे अगर आप ये कहेंगे कि 100 में से धामी साहब को कितने नंबर देंगे, देखिए काम तो डेवलपमेंट का कभी भी जो है मतलब चलता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, बट धामी सरकार ने इसमें बहुत अच्छी पहल करी है और मैं उनको एक बहुत मतलब अच्छा स्कोर 70+ स्कोर देना चाहूँगा कि उनकी इस तरह की सोच की, इस तरह के काम करने में एक बेस बनाने के लिए, तो इसमें धामी सरकार की 2 साल की उपलब्धि में अपने आप में एक बहुत अच्छा कीर्तिमान। देवचंद उत्तराखंडी जी, देखिए 70 नंबर दिए हैं 100 में से राजेंद्र बिष्ट जी ने, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और सरकार ने कहा भी है इन्वेस्टर समिट से बहुत सारा निवेश जो उत्तराखंड में आया है, हम ग्राउंडिंग कर रहे हैं, निवेश धरातल पर उतर रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों का विकास हो रहा है, रेल कनेक्टिविटी बढ़ रही है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है। आखिर कमी कहाँ नज़र आती है विपक्ष को? देखिए रोहित जी, एक राजनीतिक नज़रिए से उनका जो देखना, जो काम हो रहे हैं वो पिछली पार्टियों का अगर नहीं थोड़ा ये कर रहे हैं तो उनका ये नंबर देना उनका उचित होगा। लेकिन आम जनता जो हम लोग हैं, जहां हमारे लोगों तक ये व्यवस्था पहुंचने की बात है, तो ये तो मैं ये समझता हूं कि ये कंप्लीट पूरा का पूरा फेलियर है। आप अगर ये बोलते हैं रेल कनेक्टिविटी अगर जुड़ जाती है, क्या आज भी हमारे जो हर्सिल में बैठी महिला को अगर गर्भ पीड़ा होती है, क्या वो कनेक्टिविटी इनको मदद दे सकती है? नहीं। इनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था, स्वास्थ्य, फ्री स्वास्थ्य
फ्री शिक्षा अगर ये पहाड़ों के उस इलाके में तक करते हैं जहाँ से ये अपने आप को जन्म के बताते हैं कि हम पिछड़े वहाँ से आए हुए हैं, तो शायद ये कई धरातल पर इनका विकास दिखाई देता। अभी ये मेरे को तो एक चीज़ आती है, जो पहाड़ में बोलते हैं कि जब सांप चला गया तब लकीर पीटने वाली बात है। इन्होंने नकल विधेयक तो बनाया, इस विधेयक से अब क्या क्या असर हुआ, किन किन लोगों को सजा मिली, किन को क्या हुआ, वो तो आज भी नहीं दिखाई देता। हाकम सिंह का हाकम आज भी घूम रहा है, वो फ्री घूम रहा है, और उसके अगर कहीं है तो उनको जो है वो राज्य सत्ता उसको दी जा रही है, हम ये कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो अपराध का आप देखें, अपराध के मामले में हम धामी सरकार को बिल्कुल नाकाम मानेंगे, क्योंकि अपराध जो हो रहे हैं वो सत्ता से संबंधित लोग अपराध कर रहे हैं और उनको जो है खुले घूमने दिया जा रहा है। ये सरासर सब सामने देखने में आता है। आज आप देखें उत्तराखंड में अभी जो हमारे पौड़ी के जो उम्मीदवार हैं उनको कुछ दिन पहले एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया है। मैं उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उत्तराखंड में पिछले 2014 से जो SC/ST के जो मामले चल रहे हैं वो फास्ट ट्रैक में ना होकर आज तक लंबित है, तो ऐसा क्या मामला था कि आशुतोष को ही आप गिरफ्तार करके उसको बंद कर दें? तो इस प्रकार की जो बदले की भावना और इस प्रकार जो कार्य चल रहे हैं, आपकी अगर थोड़ी कामयाबी उसमें भी हो तो नाकामी के पक्ष में चली जाती है। आपने अभी देखा कि अब केदार मंदिर का आप मानस खंड की बात करते हैं और केदारनाथ का सारा सोना पीतल बन जाता है। ये किस मानस खंड और किस आस्था के ऊपर काम हो रहा है? ऐसा ना हो कि आपका जो ये जो ज़्यादा कनेक्टिविटी हवाई चल रही है, कुछ दिन के बाद बद्रीनाथ की मूर्ति भी यहाँ से गायब हो जाए। जहाँ तक विस्थापन की बात है, आज टिहरी डैम बने हुए कितने वर्ष हो गए, टिहरी विस्थापितों का जो अभी तक उनकी जो व्यवस्था आप पटरी पे नहीं ला पाए हैं। अब जोशीमठ का एक मामला हो रहा गया है। ऊपर से जो आपने अभी सिलकारा की बात करी है, सिलकारा में जो हमारे दिगंबर नेगी जी ने बात करी, बड़े नेता हैं विपक्ष के, बीजेपी के, उन्होंने बोला है कि धामी ने उसमें कामयाबी पा गई है। ये आप बताएं कि उस कंपनी से आपने कितने करोड़ रुपया जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिया है और क्यों लिया है, क्या जरूरत पड़ी आप उसको? आप घटिया किस्म के निर्माण करवा करके और उनसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में चंदा लेते हैं। अभी मैं कल एक जगह और देख रहा था कि 1 महीने पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया और उस सारी सड़क में, उस सारे पुल में दरारें पड़ गई हैं। अगर यहाँ पर नहीं होगा, डाटा मैं अभी दे नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो आप नेट पर सर्च करना और आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का पीठ थपथपा कर काम नहीं चलना चाहिए। हाँ, ग्राउंड में जिसको बोलते हैं कि एक आखिरी आदमी को, जिसको आखिरी आदमी को बोलते हैं, उसको सुविधा मिलना चाहिए। एक और बड़ी कामयाबी इन्होंने की है कि माणा को इन्होंने आखिरी गांव न बोलकर प्रथम गांव घोषित किया। बहुत अच्छी बात है, ये तो कामयाबी तो माना जा सकता था, पर जब उस प्रथम आदमी को उस प्रथम सेवाओं से जोड़ा जाता तो तब हम मानते कि हाँ, आपने उसका नाम बदल दिया है। इनकी एक नीति नाम लेकिन बदलने देवचंद में- उत्तराखंडी जी, ये तो आप जो है सरकार के काम से नाखुश है ना। जनता तो मैंडेट दे रही है बीजेपी को। देखिए, एक मिथक तोड़ दिया धामी जी ने और दोबारा बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार आई। देखिए, आपका क्वेश्चन यह है, दोबारा सरकार आए वो हम ही जानते हैं। सरकार आने का अभी भी आ जाएगी सरकार इनकी, जो इन्होंने भी नारा लगा रखा है, तो ये कोई ऐसा थोड़ी नहीं, अभी भी चैलेंज के साथ आ रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड सारे देश में आप ईवीएम मशीन हटाकर बैलेट पेपर पे चुनाव कराइए और तब हम मानते हैं कि आप जो पीठ थपथपा रहे हैं कि बहुमत की सरकार आई। नहीं तो हम 2022 में उत्तराखंड क्रांति दल की तो हम नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन आम जनमानस के पास जो सर्वे था वो ये था कि इस बार जो है बीजेपी हटकर कांग्रेस की सरकार आ रही है। लेकिन मेन वाइल जब रिजल्ट आता है, जब ईवीएम मशीनें खुलती हैं, तो रिजल्ट कहीं का कहीं चला जाता है। सारे जो चैनलों के जो सर्वे थे वो फेल हो जाते हैं। इस तरह से न देखिए इसको। आज भी आप जनता के बीच में जाइए और जनता का आदमी आज उत्तराखंड में मूल निवास के लिए वोट डालेगा, भू कानून के लिए वोट डालेगा और अंकिता बहन के हत्यारों को जेल में डालकर फांसी की सजा दिलाने के लिए वोट डालेगा। तो उत्तराखंड का तो हम 3-4-5 मुद्दों में चलेंगे। राष्ट्रीय मुद्दा तो हो रहे हैं। मैं एक दिन एक मुद्दे की और बात कर रहा था। एक हमारे जो कॉर्पोरेट जगत में जो कर्मचारी रहे हैं, उनका ईपीएफ के अंदर जो इनकी पेंशन के लिए लंबे समय से मांग कर रहे हैं, उसके बारे में बीजेपी का नेता या कोई भी और इनके जो सशक्त मंत्री हैं वो एक एनालाइज करके हमें बताएं, हमें संतुष्ट करें कि वास्तव में हम इन लोगों को इतना पेंशन दे रहे हैं। जबकि आपको बता दें, एक आदमी कॉर्पोरेट जगत में 1.5 लाख भी तनख्वाह लेता है और 15,000 भी लेता है, लेकिन मिनिमम 15,000 रुपए का डाटा रखा गया है और उस 15,000 के रुपए में उनका ईपीएफ 12% करता है, 12.5%, और 12.5% सरकार डालती है। लेकिन वो जब घर जाता है उसको 2,000 पेंशन मिलता है। आप कैलकुलेशन करें, 15-15, 20-20, 25-25 साल जब वहां नौकरी करता है, उसका कितना पैसा सरकार के पास रह जाता है। उसके हिसाब से अगर आप बेसिक 15,000 फंडा रखते हैं
तो 15,000 का आधा 7,500 और 7,500 में डीए, कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए। ठीक है उत्तराखंडी जी। दिगंबर नेगी जी, क्या वजह है कि विपक्ष जो है सरकार के उपलब्धियों को नकार रहा है? क्या मानते हैं सरकार का जो 2 साल का कार्यकाल रहा, अब आगे क्या कुछ धामी सरकार करने वाली है? क्या कुछ रणनीति जो है आपके संगठन स्तर से या फिर हाईकमान जो है उत्तराखंड सरकार को दे रही है? क्योंकि 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड के तहत आपकी सरकार काम कर रही है, संगठन से जो है 100 दिन का कामकाज जो है हाईकमान तक भेजा जाता है। सबसे पहले तो मैं देवचंद उत्तराखंडी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने सबके सामने बहुत स्पष्टता से इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में चैलेंज के साथ वापस आ रही है। इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूं। और ये सच्चाई है, ये कभी ना कभी मुंह पे आ ही जाती है और उन्होंने इस बात को स्वीकारा है, क्योंकि जो वातावरण आज उत्तराखंड में दिख रहा है, 5 की 5 लोकसभा सीटों में जो अपार जन समर्थन जनता का हमारे प्रत्याशियों को मिल रहा है, टिहरी है, पौड़ी है, हरिद्वार है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, इन 5 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के कार्यक्रमों में, उनके जनसंपर्क अभियान में हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ रहा है। और वहीं कांग्रेस के अभी प्रत्याशी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन नेगी जी, उन्होंने ईवीएम को लेकर कटाक्ष किया है कि जिस वो तरह तो से आलू का सोना हो जाएगा। ऐसा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये बहुत पुरानी कहावतें हैं और वो ऐसे लोगों के लिए बनी गई हैं, गढ़ी गई हैं कि जिनके पीछे जो नोटा से भी कम वोट लेके आते हैं, है ना, वो लोग आखिर में किसको दोष देंगे? वो आखिर में दोष ईवीएम को ही देंगे। अगर उनके पीछे जनता होती, कार्यकर्ता होते, तो वो कभी नोटा से भी कम वोट लाते क्या? आज नोटा में भी जो लोग वोट डालते हैं उससे भी कम वोट जो है यूकेडी के प्रत्याशी को मिल रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, हाल ही में चुनाव में आई हुई आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, वो भी यहाँ की 30-35 साल पुरानी पार्टी से ज़्यादा वोट लेके आते हैं। तो इनकी इस बात को मैं तवज्जो नहीं देता हूँ, उसको मैं कोई गंभीरता से नहीं लेता हूँ। जो बात आपने कही, क्योंकि आज हम इस बारे में बैठे हैं कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के 2 साल का कार्यकाल हुआ है और जनता ने हम पे अपना विश्वास जताया है। उस विश्वास को हमने कैसे लौटाया है जनता को, ये बताने के लिए मैं आपके सम्मुख यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। कुछ बातें मैं पहले कह चुका हूँ, कुछ और बातें जो सरकार के द्वारा की गई हैं वो मैं आप सब लोगों के सामने, आपके इस चैनल के माध्यम से जनता के सम्मुख लाना चाहता हूँ। उत्तराखंड की जो सरकार है वह इस राज्य के विकास के लिए कटिबद्ध है और अपनी प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण से वह उसके लिए एक बहुत प्लान्ड वे में काम कर रही है। और जितने भी छेद इस राज्य के अंदर विकास कार्यों को लेकर के, यहाँ की गवर्नेंस को लेकर थे, उन सब को बंद करके, चिन्हित करके बंद कर रही है। इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस राज्य के युवाओं के भविष्य को खराब करने वाले, चाहे वो सरकारी सेवा में पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठे हुए लोग थे, यूके SSS में बैठे हुए लोग थे, उनको जेल के अंदर डालने का काम किया हो, चाहे वो सरकारी तंत्र से बाहर जो दलाली कर रहे थे उनको जेल में डालने का काम किया हो, और एक पारदर्शी व्यवस्था, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे अगल बगल पड़ोस में जो बच्चे 6-7 साल से तैयारी कर रहे थे, वो अभी पंचायत सेक्रेटरी में निकले हैं, वो अभी पटवारी में निकले हैं, वो पुलिस में निकले हैं और वो अपनी मेहनत के बल पे निकले हैं। तो ये वातावरण जो निर्मित हुआ है विश्वास का, पारदर्शिता का, इसके लिए जनता और इस प्रदेश का युवा, इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री के साथ खड़ा नजर आता है। लेकिन नेगी जी, विपक्ष तो ये भी कहता है कि यूसीसी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी जितनी भू कानून और मूल निवास की थी। देखिए, जिस हालांकि हिसाब से, कमेटी जरूर बनाई है सरकार ने। देखिए हमने देखा है कि किस प्रकार से उत्तरकाशी से लेकर के धारचूला तक लव जिहाद और लैंड जिहाद बढ़ रहा है इस राज्य के अंदर।
इस राज्य को कश्मीर बनाने का षड्यंत्र चल रहा है और उसको रोकने के लिए ये बहुत जरूरी काम था। और क्योंकि वैसे भी उत्तराखंड एक सीमांत राज्य है, तो सीमावर्ती राज्य होने के कारण से इसकी जो चुनौतियां हैं, इसकी जो जिम्मेदारियां और गहरी हो जाती हैं। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के यूसीसी की बहुत नितांत जरूरत थी, जनता की तरफ से इसकी मांग थी। ठीक है। और उस मांग को ध्यान में रखते हुए जी राज्य सरकार ठीक। के मुखिया ने इस कदम को उठाया है और उसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं। ठीक है नेगी जी। आशीष नौटियाल जी, क्या कुछ कहना है कि सरकार से अभी भी कुछ आस है आप लोगों को कि सिर्फ कमियां निकालना ही विपक्ष का मकसद रह गया है? देखिए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करने वाले जंगली जानवर से तो सुरक्षा दे नहीं पा रहे, आप क्या राष्ट्रीय सुरक्षा करेंगे? बेईमान राजनीतिक बेईमान लोग, आप देखिए मंदिरों का सोना चोरने का काम करते हैं, धर्म विरोधी लोग हैं ये। जो गायों को काट रहा है, उन कंपनियों से चंदा लेने का काम करते हैं आप लोग, और कह रहे हैं कि आप जो है राष्ट्र के लिए समर्पित है। आप राष्ट्र के लिए समर्पित नहीं है, आप सिर्फ अपनी पार्टी के लिए समर्पित है। आप बताएं 2024 में भारतीय जनता पार्टी क्यों, क्या कारण है 2024 में? क्या आप बोलेंगे 2024 में हम आएंगे तो हम काला धन लेके आएंगे? क्या आप इस बात को बोल सकते हैं अगर 2024 में आएंगे तो हम 2 करोड़ रोजगार फिर दोबारा देने का बात काम करेंगे? आप किस मुद्दे पे आ रहे हैं? आप बताएं ना कौन सा मुद्दा है? जो आदमी पंगु होता है, जो आदमी डरा हुआ होता है, वो अपने साथ जो कंपटीशन करता है उसको लटकाने का, उसको अड़ंगी देने का काम करता है, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर मोदी जी को अपनी लोकप्रियता पर इतना विश्वास है तो क्या कारण है आज आप विपक्ष को 1 महीने का समय रह गया और उस 1 महीने के समय में किसी को जेल डाल रहे हैं, किसी के ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस भेज रहे हैं, किसी को डरा धमकाकर अपनी पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं? क्या जरूरत है? आप तो जीत जाएंगे। आप अगर सही काम आपने किया है तो आप जीत सकते हैं। आप एक आदमी नौटियाल जी, कांग्रेस का किसको कोई डरा लाते धमका के हैं, शामिल किया? आप मजबूत हो जाते हैं। नौटियाल जी ये जो किसको? सारे आपके ज्वाइन कर रहे हैं, कैसे ज्वाइन हो रहे हैं? ये ऐसे ज्वाइन हो रहे हैं आपके चुनाव के टाइम पे? क्यों ज्वाइन हो रही है? क्या देने वाले हैं आप इनको? ये सिर्फ डरा धमका कर दूसरे लोगों को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराने का काम कर रहे हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप बताएं जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है वो आपकी पार्टी ज्वाइन करता है, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। ऐसे कैसे हो जाता है? हर भ्रष्टाचारी पे जिसके ऊपर ईडी का छापा पड़ता है उसके बाद वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है और आपको दे देता है, उसके बाद वो साफ सुथरा हो जाता है। ऐसे कैसे हो जाता है? ये लोग बेईमान लोग हैं। समान नागरिकता कानून की बात करते हैं। क्या है समान नागरिकता कानून? पता है आप? समान नागरिकता कानून 2-4 बातें बोल दी कि विवाह की उम्र 18 वर्ष हो जाएगी और लिविंग रिलेशनशिप में ये हो जाएगा। और क्या है समान नागरिकता कानून? किसने मांगा आपसे समान नागरिकता कानून? जनता मांग रही है रोजगार, आप कह रहे हैं हम आपको समान नागरिकता कानून दे रहे हैं। जनता आपसे सुरक्षा मांग रही है, आप उसको कुछ और पकड़ा दे रहे हैं। हम आपसे भू कानून मांग रहे हैं, आप कुछ और बात कर रहे हैं। अरे जनता को गुमराह करना बंद करो, जनता की जरूरतों को समझो। आप लोग कहते थे चप्पल में पहनने वाला आदमी हवाई जहाज में सफर करेगा। हवाई जहाज में आपने उससे 2 व्हीलर छीन लिया, आपने उससे एक्टिवा तक छीनने का काम किया है। 45,000 में एक्टिवा आती थी, आज 1,20,000 में 2 व्हीलर आ रहा है। कहां से महंगाई कहां पहुंचा दी आपने? आपने गैस सिलेंडर को देखिए, चुनाव नजदीक आते हैं तो गैस सिलेंडर का रेट 100 रुपए कम हो जाता है, फिर जैसे चुनाव जाएंगे उसका रेट 500 में बढ़ा देंगे आप। सिर्फ महंगाई को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आज भी ठीक है हमारे आशीष। देश के अंदर विश्व गुरु बनने का काम कर रहे हैं। ठीक है कौन सा आशीष। देश विश्व गुरु बनता है? जिसको अब देश के लोगों को 85 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देना पड़ेगा, विश्व गुरु बनता है? किस चीज से विश्व गुरु बन रहे हैं आप? कर्जा ले लेके आप विश्व गुरु बनने का काम? ठीक है आशीष नौटियाल देश जी। के ऊपर, राज्य के ऊपर आपने कितना कर्जा लिया है? ठीक है, समय कितना कम है। बताएं आपको? मुझे इनके भ्रष्टाचार को देखते हुए बड़ी नफरत होती है। किस तरह राज कर रहे हैं आप ठीक और है किस आशीष तरह नौटियाल जनता को जी। गुमराह कर रहे हैं। ठीक है आशीष नौटियाल, समय का अभाव मजाक है। बना रखी है देश का आप लोगों ने। राजेंद्र मिश्र जी, आपका फाइनल कमेंट, समय कम बचा है। रोहित जी, जहाँ तक मेरा अपना आंकलन है, मेरे हिसाब से ये लगता है कि अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी की आज 7.6% की जीडीपी बढ़ रही है और नॉमिनल जीडीपी कहीं 12 और 13% पे है। अगर हम स्टेट की बात करते हैं, जीएसडीपी की बात करते हैं, जो भी जो है आप समझ लीजिए सेंट्रल जीडीपी से बड़ी है, और अगर उसमें जो है बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है और किस तरह से जो है एक कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं हम, एक सामंजस्य, एक जो है बैलेंस बन के जो है
बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि धामी सरकार जो काम कर रही है अच्छा कर रही है। और सेंटर में तो देखिए, आप ये देखिए कि पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है और वो उल्लेखनीय काम है। आप कहीं पे भी जो है वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से आप जो है उसको जो है कंपेयर कीजिए। राजेंद्र मिश्र जी, तो मुझे चूंकि अब थोड़ा परसेप्शन जो है वोटर्स का बदला है, अब क्षेत्रीय मुद्दों के साथ राज्य सरकार के कामों के साथ केंद्र सरकार दोनों के काम देख के वोट होता है। सरकार के 2 साल के काम भी आके जाएंगे इस चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जब आदमी जो भी स्टेट में रहता है तो को स्टेट से भी उसको लेना देना होता है। बिकॉज स्टेट में अगर उसका अगर उसको हर चीज़ ईजी है तो वो रहेगा, या उसको वहाँ पे जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो रहेगा। अगर उसको रोज़गार है तो रोज़गार में वो रहेगा। तो इस वजह से स्टेट का फ़र्क पड़ता है। लेकिन क्योंकि आप ये जानते हैं जितनी भी नीतियाँ होती हैं, जितनी भी जो है एक मैक्रो लेवल पे जो काम होता है वो सेंटर से होता है। और जो सेंटर में अगर स्ट्रांग गवर्नमेंट है, वो अगर स्टेट में भी वही गवर्नमेंट है, तो कहीं ना कहीं वो एक टाइप से सामंजस्य होता है और उसमें जो है आप डेवलपमेंट देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे जो है एक सामंजस्य देखने को मिल रहा है और उत्तराखंड में एक उल्लेखनीय जो है काम हो रहे हैं और होंगे। ठीक है और विजय। उसकी वजह से जो है क्या कहते हैं, वोटर कितना इसमें उसको लेता है, क्या करता है, ये तो देखने वाली बात होगी 19 तारीख के बाद। ठीक है, तो 19 तारीख को जब मतदान होगा तो ये ईवीएम में कैद हो जाएगा कि सरकार के कामकाज को जनता ने कितने नंबर दिए हैं। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार के कार्यकाल को 2 साल पूरे हुए हैं, ये कामकाज भी लोकसभा चुनाव में आके जाएंगे। कितना और किस हद तक जनता संतुष्ट नजर आई है और कितना आशीर्वाद इस परिप्रेक्ष्य में जनता लोकसभा चुनाव में धामी सरकार को, यानी कि मोदी जी की सरकार को देने वाली है, ये जल्द ही पता चल जाएगा। कुछ ही समय का इंतजार करना होगा। तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। दिगंबर नेगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवचंद उत्तराखंडी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र मिश्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष नौटियाल जी, आपने अपना समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।